चलो आज फिर नया वीडियो, नया चैप्टर नंबर 12। देखिए, यदि अपनी पुरानी ब्लूप्रिंट रही, कौन सी रही? पुरानी ब्लूप्रिंट, तो इस चैप्टर में से 10 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 10। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको स्टडी करना है। नाम है जिसका चैप्टर नंबर 12, नाम क्या है इसका? परमाणु। क्या नाम है ना? एटम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, परमाणु होता है उदासीन। क्यों होता है? किसी कोई बता दे। परमाणु उदासीन क्यों होता है? परमाणु विद्युत रूप से कैसा होता है? उदासीन क्यों होता है? मैं बहुत सारे परमाणु का एग्जांपल बताता हूं। यहां देखिए आप, हाइड्रोजन, क्या बोला? इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और क्या होते हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन। ऐसे नाभिक होता है इसका। ये क्या है इसका? नाभिक, और ये इसकी कक्षा है ना। अगर अपन बात करें तो इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने के उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इसलिए इसको विद्युत रूप से उदासीन। जैसे हीलियम की बात करें, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है, और ऐसे 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ चक्कर लगा रहा है और एक यहाँ, और यहाँ प्रोटॉन कितने हैं बच्चों? 2। तो इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो हमने कहा इस पर जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है। ऋण और धन की संख्या कैसी है? बराबर है। इसलिए अपन ये कहते हैं ये विद्युत रूप से कैसा होता है? तो कोई भी परमाणु विद्युत रूप से कैसा होता है? उदासीन। किसी भी परमाणु की बात कर ले, परमाणु समझते हो ना? किसे कहते हैं परमाणु? परमाणु किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, या उससे अधिक और अधिक उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु की परिकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? कणाद ने। उसके बाद किसने दिया? डाल्टन, जे थॉमसन। फिर उसके बाद किसने दिया? और उसके बाद किसने दिया? बोर। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले अगर बात करें तो कणाद ऋषि ने इसके बारे में बताया था। उसके बाद बताया जे थॉमसन। किसने बताया? थॉमसन। तीसरे नंबर पर आता है रदरफोर्ड। फिर उसके बाद कौन आता है? नील्स बोहर। क्या नाम है उसका? बोहर, है ना। तो सबसे पहले नंबर 1 जो इंडियन साइंटिस्ट थे, जो कणाद ऋषि के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने किसके बारे में बताया था? परमाणु के बारे में। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि परमाणु की परिकल्पना सबसे पहले किसने दी थी, अगर कणाद आ जाए तो अपन कणाद के ऊपर राइट का निशान लगाएंगे। अगर कणाद नहीं आया और इन तीनों में से आया तो फिर कौन आएगा? जे थॉमसन। क्या आएगा उसका नाम? जे थॉमसन। अब पहला प्रश्न जो अपने क्यूबी में भी है, क्वेश्चन बैंक में है, उसमें आप प्रश्न लिखें। उसका प्रश्न लिखना चाहे, जिसके पास लिखा है वो लिख ले, और जिसके पास नहीं लिखा है वो बिल्कुल अभी हाल लिखें। उसको लिखा है वो तो नहीं लिखे है ना। जिसने लिख रखा है सर मेरे पास है मैं तो नहीं लिखूंगा, तो मैं उसको कभी नहीं कहूँगा। थॉमसन के परमाणु मॉडल की सफलता और असफलता लिखिए। क्या प्रश्न बोला मैं? थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या लिखना है? क्या लिखना है बोलो? सफलता एवं असफलता लिखो। नहीं समझ में आया? किसकी? थॉमसन के परमाणु मॉडल की सफलता। एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक समझना है। क्या सफलता है? पहले क्या बात करें? सफलता। क्या सफलता है? एक तो सबसे पहले अगर पॉइंट बना के लिखें तो इस सिद्धांत की सहायता से, इस सिद्धांत की सहायता से किसको बहुत अच्छे से समझाया जा सका? प्रकाश विद्युत प्रभाव को बहुत अच्छे से समझाया जा सका। प्रकाश विद्युत प्रभाव, विद्युत प्रभाव की व्याख्या, है ना बच्चों, की व्याख्या की जा सकी। समझ में आया? अरे सबको समझ में आया कि नहीं? मैंने 2 ऑब्जेक्टिव बता चुका हूं। कितने ऑब्जेक्टिव अभी तक? कौन कौन से?
सबसे पहले परमाणु की परिकल्पना किस वैज्ञानिक ने दी थी? मैंने 4 नाम बताए थे। यदि कर्णाद आ जाए तो सबसे पहले कर्णाद पर राइट का निशान लगाएंगे, कर्णाद नहीं आएगा तो फिर क्या लगाएंगे? थॉमसन का। एक और क्या बताया है? परमाणु विद्युत रूप से होता है उदासीन। क्यों होता है? उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, इसलिए विद्युत का वो कैसा होता है? उदासीन। मनोहर बात नहीं करेगा। प्रश्न हो गया क्लियर? ये पहला समझ में आ गया। दूसरा क्या लिख सकते हैं? कौन बताए दूसरा? अरे इसके एक और सफलता बता दो। आयनीकरण की व्याख्या आसानी से की जा सकती। इस सिद्धांत की सहायता से, पूरा लिखें इसे, इस सिद्धांत की सहायता से किसकी व्याख्या? आयनीकरण की व्याख्या आसानी से की जा सकती है, व्याख्या की जा सकती है। और बताएं, है ना? ऐसे लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। तीसरा क्या है? इस सिद्धांत की सहायता से, इस सिद्धांत की सहायता से किसकी? तापायनिक उत्सर्जन की व्याख्या आसानी से की जा सकती है, आसानी से की जा सकती है। को समझ में आया कि नहीं आ रहा? अगला बोलो, फोर्थ। 3 ही है, कंप्लीट। सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं कंफ्यूजन। असफलता बता दो। असफलता क्या है इसकी? जिसके ड्रॉबैक होते हैं, जो कोई अच्छा होता है ना उसके ड्रॉबैक भी होते हैं। कोई भी चीज बनेगी, ये चौक बनी है, इसकी बहुत सारी अच्छाइयां हैं पर इसकी कमियां भी है ना? मनुष्य में भी यही जीवन चलता है, उसकी अच्छाई भी होती है और उसकी बुराई भी होती है। किसी में बुराई ज्यादा हो जाती है, किसी में अच्छाई ज्यादा हो जाती है। जो अच्छाई ज्यादा हो जाती है वो राम बन जाता है, जिसमें बुराई ज्यादा हो जाती है वो रावण बन जाता है। तो राम रावण कोई अंतरिक्ष से नहीं आने वाले हैं, यहीं रहने वाले हैं सब। तो राम अच्छाइयों को अपन राम को बोलते हैं, इसीलिए उनकी अपन आदर्श के रूप में पूजा करते हैं। और रावण बहुत सारी बुराइयां वाला व्यक्ति था, इसलिए उसको अपन क्या करते हैं? उसका विरोध करते हैं, उसको जलाते हैं अपन, है ना? तो यहां भी इसका भी ड्रॉबैक होगा। क्या ड्रॉबैक है इसके? क्या कमियां रही इसमें? क्या नहीं कर सका? एक तो अल्फा कण प्रकीर्णन को नहीं समझा सका। तो इस नियम की सहायता से, पहला क्या लिखेंगे? इस नियम की सहायता से, नियम की सहायता से अल्फा कण प्रकीर्णन को नहीं समझाया जा सकता है, समझाया जा सका। और बोले, प्रणाम। बोले दूसरा, इस नियम की सहायता से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। इस नियम की सहायता से किसकी व्याख्या नहीं की जा सकती? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। और बताएं, जल्दी से बोलें। क्या? धन आवेशित प्रोटॉन कहां पर स्थित है? नहीं, इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्याख्या व्यवस्थित नहीं की सर, या इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को सही अच्छे से नहीं समझा सका। क्या लिखेंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन के वितरण को नहीं समझा सका। तीसरा, इलेक्ट्रॉन के वितरण को नहीं समझा सका। चल रेट समझ में आ रहा तेरे? नहीं आ रहा? मैं तो मान ही नहीं सकता हूं। आ गया तेरे समझ में? क्या बात, चलो बहुत बढ़िया बात है। ये सबको क्लियर हो गया? क्वेश्चन हो गया कंप्लीट? आगे चले, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या था? देखो, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में उसने क्या कहा था? क्या कहा था उसने? कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या बोलते हैं उसको? जैसे तरबूज के अंदर बीज रहते हैं, ऐसे रहता है। 3 मॉडल बताता हूं मैं आपको, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोहर का। तो थॉमसन ने तो क्या बोला
कि जो नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो जैसे खरबूजे के अंदर बीज रहते हैं, तरबूज के अंदर, ऐसे अंदर बैठे रहते हैं। फिर रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ऐसे ऐसे किसी भी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। किसने कहा था? वो रदरफोर्ड ने। क्या कहा था? कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं। फिर नील्स बोर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, एक स्पेसिफिक क्लास में वो चक्कर लगाते हैं। तीनों में अंतर समझ लो। उसने तो क्या बोला था कि नाभिक के अंदर कहीं भी रह सकता है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे कहीं भी, यहाँ बैठा है एक, यहाँ बैठा है एक, ऐसे खरबूजे के अंदर बीज रहते ऐसे रहता है। रदरफोर्ड ने बोला किसी भी कक्षा में रह सकता है, और इसने क्या बोला? एक विशेष कक्षा में ही रहता है। मतलब इसके पिताजी बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था। ये तो कह दिया कि मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है। रदरफोर्ड, जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले जे जे थॉमसन ने क्या कहा था कि मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है। कौन सी क्लास में पढ़ता नहीं मालूम। एक दूसरा आया, मेरा बच्चा 9th क्लास में पढ़ता है। ठीक है, अब 9th कौन सी नहीं मालूम। फिर जब नील्स बोर आया था, उनका मेरा बच्चा 9th A में पढ़ता है, उसको क्लास भी बता दी। तो मतलब इंटेलिजेंट कौन हो गया? नील्स बोर। इसीलिए नील्स बोर के परमाणु मॉडल को अपन मानते हैं। रदरफोर्ड का भी नेग्लेक्ट कर दिया था अपन ने, अब सफल हो गया था। जे जे थॉमसन भी असफल हो गया था। इसके भी ड्रॉबैक है, पर इतने नहीं है जितने नील्स बोर इन दोनों के थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बताया था? जल्दी बताओ। रदरफोर्ड के प्रेक्षण, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के प्रेक्षण को समझाइए। लिखें, आप प्रश्न को लिखें, जिसके पास है वो नहीं लिखे, और जिसके पास है वो बहुत अच्छे से लिखें। देखो, जब आपको पूरे नंबर लेना है और यदि यही क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे? आप अपनी कॉपी में ऐसा डायग्राम भी बना दें। ये न्यूक्लियस बनाए और ये ऐसा परमाणु बना दें। इसको लिखिए यहाँ नाभिक, क्या लिखा आपने, और ये क्या है? परमाणु। बच्चों यहाँ दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फिर सुन लो। परमाणु का आकार कितना होता है? परमाणु का आकार 10 की घात कितना? हाँ, परमाणु के नाभिक की परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 की घात -10, और नाभिक की कितनी होती? 15 मीटर। मतलब ये समझ में आ रहा है कि परमाणु बड़ा है और नाभिक, समझ में आ रहा ना? तो पहला प्रेक्षण क्या लिखोगे? फर्स्ट बोलो, क्या लिखोगे? कई अल्फा कण क्या करते हैं? सीधे निकल जाते हैं। समझ में आया? कैसे हो जाते कई अल्फा कण? कैसे निकल? प्रेक्षण लिख रहे हैं अपन। देखिए, ये ऐसे कई सारे अल्फा कण क्या हो रहे? ऐसे सीधे निकल गए। अरे निकले कि नहीं? इससे सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध हुआ? बोलो। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग, बोलो कौन सा है? अधिकांश भाग खोखला है। नहीं समझ में आ रहा? किसी को नहीं आ रहा तो बोलो। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अरे सबको समझ में आ रहा? बहुत सारे कण कैसे निकल गए? सीधे निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग है ना, कैसा, इसको इंग्लिश में बोलते पेनिट्रेटिंग। क्या बोलते इसको? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पेनिट्रेटिंग फ्रॉम द एटम्स। मतलब वो सीधे उसको छेद करते हुए निकल जाते हैं, काटते हुए निकल जाते हैं। क्यों निकल गए? क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खोखला है। समझ में आ गया? दूसरा क्या है? कुछ अल्फा कण न्यून कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। फिर कौन सा लिखेंगे? तीसरा क्या है? कुछ अल्फा कण कैसे हो जाएंगे? अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं।
और चौथा क्या है लास्ट, कुछ अल्फा कण जो यहां से, जैसे ये यहां से टकराया तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे। कुछ अल्फा कण क्या हो, यहां टकराएगा तो वो टकराने के बाद ऐसे जाएगा। तो देखो ये तो हो गया 90 डिग्री से अधिक कोण, और ये क्या हो गया 90 डिग्री से कम कोण। और कुछ कोण, कुछ जो जाएगा वो ऐसे टकरा करके वापस लौट के आ जाएगा। फिर चौथा, कुछ अल्फा कण क्या करते हैं, जो है कुछ अल्फा कण जो नाभिक के लंबवत आपतित होते हैं, सीधे लौटकर सीधे वापस लौट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लौट जाते हैं। इससे क्या तात्पर्य है, बोलो इससे क्या तात्पर्य। इसका तात्पर्य यह है कि नाभिक कैसा होता है, धन आवेशित होता है। इससे स्पष्ट है कि नाभिक कैसा है, धन आवेशित है। इससे स्पष्ट होता है कि नाभिक कैसा है, धन आवेशित है। नहीं समझ में आया? अरे चारों पॉइंट समझ में आया कि नहीं आए? यस सर, कंप्लीट। हाँ, अब अगला प्रश्न बोलो। बोहर के परमाणु मॉडल की प्रमुख अभिग्रहतियां लिखो। ये मैंने दिए थे, तुम बता रहे हो मेरे को, डिफिकल्टी लेवल कर रखे हैं। लिखो, निकटतम पहुंच की दूरी किसे कहते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात करो। प्रश्न लिखो, निकट पहुंच की दूरी किसे कहते हैं, इसका व्यंजक। ये कल के लिए आगे। अब तुम्हारी डिफिकल्टी तो तुमको देखो, सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ पढ़ने का। आप सब लोग यहीं बैठे हैं, अपनी क्लास वाले बच्चे, आप कुछ नहीं करें, MPBSC की साइट पर जाए। मैं 12 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आप 12 चैप्टर में से सारे ऑब्जेक्टिव एक जगह नोट कर लो, ठीक है। एक दिन मेरे से पूछो सर इसका आंसर बता दो आप, तो अपन आंसर बता देंगे। अपनी तैयारी हो गई, 1 नंबर तैयारी हो गई सारे ऑब्जेक्टिव की। फिर ज्ञानपरक प्रश्न लिख लें, क्वेश्चन लिख लें। आपको जो समझ में नहीं आ रहा हो, मेरे से आगे पूछो सर ये समझ में नहीं आ रहा, बस मैं उसको हल करा दूंगा, है ना। हमको क्या करना, 99% लाना है, और 99% लाने का सबसे सीधा और सच्चा उपाय यही है। उसमें बहुत सारे प्रश्न डबल भी दे रखे हैं, तो जो डबल दे रखे होंगे मैं लिख दूंगा प्रश्न क्रमांक 2 के अनुसार। नहीं समझ में आ रहा, और जो तुम्हारे पास नहीं होगा वो मैं यहाँ समझाता जाऊँगा, तो आपका क्या प्रिपरेशन चालू हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना। मैं तो मेरा काम करूँगा ही सही। जैसे मेरे को समझाना कि एक भी लड़के ने बोल दिया सर मेरे को तो बोर का परमाणु मॉडल नहीं है, तो मैं यहाँ सब बोलूँगा, जिसने लिख रखा वो पढ़ता जाएगा, देखो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और जिसने नहीं लिख रखा है वो क्या करेगा, नोट भी कर लेगा और पढ़ भी लेगा। तो सही तरीका बढ़िया है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका आज अब अपने पास यही है कि आप नोट कर लें, और ऑब्जेक्टिव की एक कापी अलग बना लें, और सारे प्रश्नों की कापी अपने पास है, लिखे हुए तो वही डालते जाएं, ठीक है कि नहीं। पर प्रश्न अपने पास होना चाहिए और पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब अपन बात कर रहे थे निकट पहुंच की दूरी किसे कहते हैं। ये उसमें आपको कहीं नहीं मिला होगा, किसी ने करा भी नहीं होगा। उस क्वेश्चन को अपन हल करें, निकट पहुंच की दूरी किसे कहते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात करो। क्या बोला मैं, निकट पहुंच की दूरी किसे कहते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात करो। और इसी के बाद में एक लास्ट में एक इसका न्यूमेरिकल दे रखा है, जो मैं तो कहूँगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सब लड़के याद करें उसको, है ना। याद क्या करें, उसको हल करने की कोशिश करें, तो आपका और ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा। क्या बोला था मैं, हाँ, किसे कहते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात करो। जैसे अब आपको निकट पहुंच की दूरी क्या होती है पहले उसको समझें। बच्चों, निकट पहुंच की दूरी किसे कहते हैं, ठीक है ना। प्रश्न समझ में आ रहा, समझ में आ रहा ना। तो निकट पहुंच की दूरी को बताता हूं मैं। ये क्या है बच्चों, एटम, परमाणु, और ये क्या है इसका, नाभिक। अब एक अल्फा कण आ रहा है, इस पर कौन सा आवेश है, अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन आवेश होता है, +2e। कितना होता है इस पर, +2e। यहां प्रोटॉन है, उस पर कितना आवेश है, +e।
अरे है कि नहीं है? इस पर कितना है? ये +2 ये और ये ई। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ही प्रोटॉन मान लिया। कितना मान लिया? जैसे हाइड्रोजन नाभिक की बात कर रहे थे, हाइड्रोजन नाभिक में कितना प्रोटॉन होता है? एक। इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक। अरे होता है कि नहीं होता है? और न्यूट्रॉन कितने होते हैं हाइड्रोजन में? न्यूट्रॉन नहीं होते उसमें, हाइड्रोजन में होते कि नहीं होते? होते हैं। अच्छा, ये केमिस्ट्री का प्रश्न है कि नहीं केमिस्ट्री का? वो तो मेरे को 13 चैप्टर नहीं पढ़ा, मैं सबको गणना करना बताता कैसे करते। अर्ध आयुकाल ज्ञात करना, अर्ध आयुकाल है ना तुम्हारे केमिस्ट्री में, वो भी ज्ञात करना सिखाता मैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल है उसके, पर अब अपना है ही नहीं सिलेबस में। क्यों पढ़े? पर केमिस्ट्री वाले जानते हैं कि कितने कैसे निकालते हैं। पर न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? चलो कोई बात नहीं आता तो न्यूट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन माइनस, जैसे मैंने लिखा He4 4 क्या शो करता है? एटॉमिक मास नंबर। ये परमाणु क्रमांक बताता है, ये परमाणु द्रव्यमान बताता है। अब इसमें Z बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और A बराबर कितना होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। अब हमको मालूम है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने के उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसका नंबर 4 है, इसका नंबर n है, इसका नंबर 2 है। तो n बराबर कितना आ गया? 4 - 2, दैट मीन्स न्यूट्रॉन इक्वल टू 2। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही आपने यूरेनियम का नाम सुना होगा। कितना होता है यूरेनियम में? होता है, मैं सही बता रहा हूं। अब बताओ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? क्या करोगे? इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। ये बाहरी नाभिक है। अरे है कि नहीं? समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही? न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का तरीका मालूम पड़ गया? तो मैं तो नहीं पढ़ा रहा था इसको आ जाओ। निकटतम पहुंच दूरी, यदि अल्फा कण कहाँ पहुंचता है वह न्यूनतम दूरी, क्या बोलेंगे? जहां तक नाभिक के पास तक, जहां तक अल्फा कण पहुंच जाता है उसे न्यूनतम पहुंच की दूरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पहले लिखो इसकी परिभाषा। वह नाभिक के पास की वह न्यूनतम दूरी, नाभिक के पास की वह न्यूनतम दूरी जहां तक अल्फा कण पहुंच सके, अल्फा कण पहुंच सके निकटतम पहुंच की दूरी कहलाती है। निकटतम पहुंच की दूरी कहलाती है। मान लीजिए हमारा अल्फा कण यहां तक पहुंच गया और ये नाभिक है। इसे किससे दर्शाते हैं बच्चों? R0 द्वारा दर्शाया जाता है। काय के द्वारा दर्शाया जाता है? R0 से दर्शाया जाता है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे सबको समझ में आ रहा है? अब यहां देखिए, यहां अपना अल्फा कण पहुंच गया मान लीजिए यहां तक, और ये नाभिक है। नाभिक पे कितना आवेश है? E। और मैंने यहां लिख दिया Z। हम इसके आवेश को कैसे लिखेंगे? ZE। नाभिक के आवेश को किससे लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? माना नाभिक पर आवेश कितना है? ZE। जहां Z क्या है बोलो? परमाणु क्रमांक। क्या बोला? जहां Z परमाणु क्रमांक है तथा अल्फा कण पर आवेश, कितना है बच्चों? 2E है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा सबको? हाँ, तो प्लस तो अपन ने लिखते ही नहीं प्लस। तब क्या लिखेंगे? अल्फा कणों की स्थिति जुड़ जा। U बराबर 1/4πε0 2, पहले तो यहाँ ZE गुणित 2E बटा कितना लिख देंगे? R0। तो और हल कर लेगी तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0
2ZE² बटे कितना, इसको समीकरण कौन सा कहते हैं? ठीक है कि नहीं आया? आ गया। अब देखिए, जब अल्फा कण, लिखो, जब अल्फा कण नाभिक के पास जाता है, जब अल्फा कण किसके पास जाता है बच्चों? नाभिक के पास जाता है, तो उसकी कौन सी ऊर्जा, अरे कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कौन सी, के बराबर 1/2 mv² काय में बदल जाती, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है ना, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बच्चों? अरे समझ में आ रही? बढ़िया। तब क्या हो जाएगा, के बराबर U, के बराबर कितना आ जाएगा, U। अब ये मान रखें अपन, दोनों बराबर कर दें, इसको यहाँ मिटा दें ताकि दिखाई देगा आप लोगों को। तो के का मान कितना है, 1/2 mv² बराबर 1/4πε0 2ZE² बटे R0। ये R0 बराबर कितना आ गया, 1/4πε0 2ZE² बटा 1/2 mv², या R0 बराबर 1/4πε0 2ZE² अपान के लिख दो, कोई इश्यू नहीं। ये किसका सूत्र आया, निकट पहुंच की दूरी का व्यंजक। किसका व्यंजक है ये? क्या करो, यहां अपन mv² भी लग सकते हैं ना, इसको ऊपर ले जाएंगे 4 हो जाएगा, तो आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। हो गया सबको, है सबको समझ में आ रहा? लिखो, एक अल्फा कण, प्रश्न है अपने उसका प्रश्न लिखा रहा हूं मैं, क्यूबी का। एक अल्फा कण सोने के, सोना वो अपना नींद वाला सोना नहीं, गोल्ड के, है ना, सोने के नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, गोल्ड नाभिक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 79। गोल्ड नाभिक का परमाणु क्रमांक कितना है, 79 के पास तक पहुंचता है ना, तो इसकी निकट दूरी का मान ज्ञात करो। यदि इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो, गतिज ऊर्जा कितनी हो, उसमें दे रखा कितनी है गतिज ऊर्जा, रवि गतिज ऊर्जा का मान कितना बताया था, 4.2 हाँ 4.20 है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से प्रश्न सुनो, अल्फा कण, कौन सा कण, एक सोने के नाभिक, इसका परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है, के पास जाता है, पास पहुंचता है, तो निकट दूरी का मान ज्ञात करो, दूरी का मान ज्ञात करो। यदि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कितनी है, 4.0
MeV है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, है ना, बहुत कुछ समझने पड़ेगा। अब निकट दूरी का सूत्र क्या है? R0 बराबर 1/4πε0 2ZE बटे KE। अरे वो KE लिख दो, दे रखी डायरेक्ट। हाँ, E का, इसका सॉरी। अब देखिए E बराबर कितना होता है वो बताएगी पल्लवी। E बराबर कितना होता है बेटा पल्लवी? वेरी गुड, 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19। जेड परमाणु क्रमांक कितना है? 79। 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 गुणित, और 1/2 AV² का मान कितना है? 4 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। अब देखिए यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। 4 मेगा 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में मान कितना होता है? योगिता विश्वकर्मा, नींद आ रही? और ये इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव याद नहीं है तुम लोगों को? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बराबर कितने जूल? अभी रुको, अभी बताते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम सब, वेरी गुड। 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19, है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बच्चा बहुत बढ़िया। नहीं बताया आपने, बहुत अच्छा बच्चे हो। तो 6.4 कैसा आया? अरे 6.4 कैसा आया? गुणा कर दिया इसका इसमें, और 10 की घात, और ये क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो जूल। अब क्या करना, मान रखना है। R0 बराबर 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित 2 गुणित 79 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 बटे 6.4 गुणित 10 की घात, हाँ ये स्क्वायर। बस आगे हल कर लोगे तो तुम्हारी निकट पहुंच की दूरी आ जाएगी। ठीक है ना? अब तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। कितने अच्छे बच्चे हो तुम सब।